टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मुगल काल के प्रथम शासक बाबर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। इससे पहले मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया है। टोटल 5 वीडियो हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, उन्हें ज़रूर देख लें। बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल डीपली पढ़ाया है और उससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आप एक बार देखें, सभी अच्छी वीडियो हैं। बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा पीछे की कहानी समझ लेते हैं कि उस समय भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि बाबर ने कैसे मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उस समय दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश में भी इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, उसका उस समय दिल्ली पर राज्य चल रहा था। दक्षिण भारत में उस समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, 2 साम्राज्यों का शासन चल रहा था। इसके अलावा भी अन्य छोटे छोटे राज्य थे जो अपने अपने राज्य के विस्तार के लिए आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो ये अनुकूल समय था कि कोई बाहरी शासक आए और भारत पर आक्रमण करे, क्योंकि जब भारत में अंदर ही लड़ाई चल रही थी तो एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा था, तो किसी भी विदेशी के लिए बहुत ही अनुकूल समय था कि वो भारत पर आक्रमण करे। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा बाबर ने उठाया और उसने भारत में आक्रमण किया और भारत में प्रवेश कर लिया। आज का जो समय है, जो उज्बेकिस्तान है आज, उस समय वहां पर फरगना एक जगह थी। फरगना राज्य था उस समय। ये है फरगना राज्य था। उसका शासक था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा वहां का शासक सुल्तान था। उसकी पत्नी थी कुतलुग निगार खानुम। कुतलुग निगार खानुम उसकी पत्नी थी। उनका बेटा हुआ बाबर। जब बाबर की उम्र मात्र 11 साल थी, उसी समय उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है और फरगना की गद्दी पर मात्र 11 साल की उम्र में बाबर बैठ जाते हैं। तो आगे जानेंगे। मुगल वंश, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा, तो इसकी स्थापना कैसे होती है उसको समझेंगे। मुगल साम्राज्य की शुरुआत अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी। इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा हुआ और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। इसके बाद करीब 18वीं शताब्दी, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक, मतलब 1857 तक, मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुगलों ने अपना शासन चलाया था 1857 तक। देखो, ये जो येलो कलर का हो रखा है इंडिया का मैप, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये जितना कंप्लीट ये हो रखा है, ये अकबर के समय
पर शासन था मुगलों का, लेकिन ये कंप्लीट यहाँ तक ये भी और ये भी, ये पूरा जब औरंगजेब शासक था तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट भारत पर मुगलों का शासन था। अब जानेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम एग्जाम में पूछा गया था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है ना, पूछा गया था एग्जाम में कि बाबर का पूरा नाम क्या है, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ जो अब कहाँ है, उज्बेकिस्तान में, जो अब उज्बेकिस्तान में है फरगना। इसके पिता उमर शेख मिर्जा जो तैमूर वंशज थे और माता कुतलुग निगार खानुम जो मंगोल वंशज थी, जो चंगेज खां की वंशज थी, चंगेज खां के वंश से आती थी उनकी मां। 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में यह फरगना का शासक बना। कौन? बाबर। ठीक है ना, बाबर। फिर बाबर का प्रारंभिक संघर्ष देखते हैं। 1494 ईस्वी में समरकंद, जो फरगना जगह थी उसके पास ही एक राज्य था समरकंद, समरकंद को जीतने का इसने प्रयास किया परंतु असफल रहा। 1494 में जैसे ही राजगद्दी पर बैठा, इसने समरकंद को जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता, लेकिन मात्र 100 दिन तक ही शासन किया और समरकंद को छोड़ के उसे भागना पड़ा वहां से। 1501 ईस्वी में इसने पुनः समरकंद पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया, लेकिन इस बार भी वह 8 महीने तक ही शासन कर सका समरकंद पर। फिर क्या होता है, 1504 ईस्वी में इसने काबुल और गजनी दोनों को जीत लिया। काबुल और गजनी को जीतने के बाद 1507 ईस्वी में इसने पादशाह की उपाधि धारण की। 1511 ईस्वी में एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार किया और 1512 ईस्वी में इसे फिर से इसने खो दिया। मध्य एशिया में असफलता के बाद वह फिर भारत की ओर बढ़ता है। अब पढ़ेंगे बाबर का भारतीय अभियान। 1519 में भारतीय सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा, भारतीय सीमा क्षेत्र पर बाजौर और भेरा नामक 2 स्थान थे, उनको इसने जीता 1519 ईस्वी में। फिर 1519 में ही इसने पेशावर को जीत लिया। 1520 ईस्वी में बाजौर, भेरा और पंजाब का सियालकोट, जो इस समय कहाँ है, पाकिस्तान में, इन सभी पर 1520 ईस्वी तक अधिकार कर लिया था बाबर ने। 1524 ईस्वी में इसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया था 1524 ईस्वी तक। फिर क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया। किसको निमंत्रण दिया? बाबर को। इन तीनों ने ये क्या चाहते थे कि बाबर यहाँ आए और दिल्ली पर जो लोधी वंश चल रहा है, जिसका इब्राहिम लोधी था, उसको नष्ट कर दे और यहाँ से लूटपाट करके चला जाए, उसके बाद अपना शासन हो जाएगा। ये आपस में चाह रहे थे। राणा सांगा चाह रहा था कि इन सबको, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और इब्राहिम लोधी, सबको बाबर
यहाँ मतलब मार के और पूरी धन दौलत लूट के यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद मेरा शासन हो जाएगा। राणा सांगा ये सोचता था, लेकिन सब कुछ इसके विपरीत हुआ। बाबर बहुत एक चालाक इंसान था। उसने क्या किया, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा। उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में, चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में, और घाघरा का युद्ध लड़ा 1529 में। ये चारों बाबर के इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। लगातार सालों में इसने 4 युद्ध किए, 4 सालों में, ठीक है ना। और ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यदि मान लो दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है, तो किसी न किसी शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अच्छा, मैं आपको ये दिखाता हूं किस किस जगह पर, मतलब मैप में पानीपत कहाँ है मैप में, वो दिखा रहा हूं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526, यहाँ क्या है, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। यह है खानवा जो आगरा के समीप है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में। जो चंदेरी कहाँ है, यहाँ मैप में। 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। और सबसे लास्ट में होता है जो घग्गर नदी है, घाघरा का युद्ध, जो मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है। पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं, निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद और तोपों का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने लोदी को पराजित कर दिया था। पानीपत के युद्ध में जो सैन्य बल यूज हुआ उसके बारे में बात करते हैं। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 क्या थी, तोपें थी। लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 80,000 से 1 लाख तक सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। लेकिन फिर भी बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। ऐसा क्या कारण था वो बताता हूं। ऐसा कारण था बाबर की रणनीति। वो क्या थी, सुनिए। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा जो अर्धचंद्राकार नीति बोलते हैं जिसको, तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि जिसे रूमी विधि भी बोलते हैं का प्रयोग किया। क्या समझ में आया कुछ? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकिस्तान है जो उज्बेकों की जो युद्ध नीति थी, तुगलमा नीति जिसे अर्धचंद्राकार नीति भी बोला जाता है, तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि जिसे रूमी विधि भी बोला जाता है का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। युद्ध में बाबर के तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खां नामक 2 तुर्की अधिकारी ने किया था। ये आते हैं एग्जाम में, इनका नाम पूछा जाता है, मुस्तफा और उस्ताद अली दोनों का। पानीपत का प्रथम युद्ध
जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण जनता ने इसे कलंदर यानी दानी की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद खानवा का युद्ध आता है जो 1527 ईस्वी। अच्छा, बाबर को पता था कि इब्राहिम लोदी से कहीं बहुत ज्यादा बहादुर है कौन? राणा सांगा। राणा सांगा, तो इससे युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल है। तो उसने क्या किया? पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया कि भाई आपको बस इतने उसी के लिए इनवाइट किया था, आपने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, यहाँ से ये धन दौलत लूटो और जाओ अपने देश को, है ना। इसलिए राणा सांगा क्या इन्होंने विरोध किया कि आप अपने देश को जाओ, लेकिन इसके विपरीत ही होता है, विरोध कर दिया। और 1527 ईस्वी में खानवा, आगरा के समीप खानवा का युद्ध होता है, लेकिन क्या बाबर माना नहीं, तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। कौन सा? खानवा का युद्ध 1527 में। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला तमगा इंपॉर्टेंट है, तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया। बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना ही था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म जो धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया, जिहाद धर्म शब्द का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों की जो मदरा थी उसको पीना भी बंद कर दिया था, है ना, उस पर बैन लगा दिया था कि कोई भी मदरा नहीं पिएगा। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से ही रहेगा। उसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया और उसकी दो पुत्रियों को अपने दो पुत्रों हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया था। क्वेश्चन बनता है, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1528 ईस्वी। उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में इसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए थे जब हुमायूं सुल्तान बने थे। उस समय जो अफगान सैनिक थे, उस समय ये सरदर्द बन गए थे हुमायूं का। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, पर बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर इस शव को दफनाया गया। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से? मैंने आपको पहले ही बताया, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय और बाबर के बीच में। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ महमूद लोदी और बाबर के बीच में। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, आपको
मतलब क्रम से याद रखने के लिए ये आ जाता है। पान खा चल घर, है ना, ये गलत है। पान खा चल घर, पान से पानीपत, खा का मतलब खानवा, और चल का चंदेरी, और घर का घाघरा। पान खा चल घर, ठीक है ना, पान खा चल घर, ये क्रम है। महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की तुर्की में रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, जिसका नाम बाबरनामा रखा गया, है ना। तो बाबरनामा उसका अनुवाद है किसका? तुजुक ए बाबरी का, जो उसकी आत्मकथा थी जो तुर्की में लिखी गई थी, ठीक है ना। और ये पूछा जाता है कि बाबरनामा किस में लिखी गई है, तो फारसी में। किसमें? फारसी में लिखी गई है बाबरनामा। और तुजुक ए बाबरी किस में लिखी गई है? तुर्की में। बाबर की भारत में सफलता का मुख्य कारण उसका तोपखाना था। बाबर के तोपखाने की देखभाल का दायित्व उस्ताद अली एवं मुस्तफा नामक 2 तुर्की अधिकारियों के हाथों में था। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी के सिक्के दान किए थे। अच्छा, ये बाबर, ये गलत है, ऊपर ये कर रखा है ना, ये हेडिंग कॉपी पेस्ट हो गई है। तो बाबर के ये पुत्र एवं पुत्रियां थे, इनको एक बार आप वैसे ही पढ़ लेना, बाई चांस कभी क्वेश्चन बन जाता है तो, है ना, आपको पता होना चाहिए। बाबर का हुमायूं हुआ था, मोहम बेगम से उत्पन्न हुआ था हुमायूं। और कामरान गुलरुख बेगम से उत्पन्न हुआ था, और अस्करी जो हुआ था वो भी गुलरुख बेगम से हुआ था। हिंदाल दिलदार बेगम से हुआ था, और गुलबदन बेगम जो उसकी पुत्री थी वो दिलदार बेगम से ही उत्पन्न पुत्री थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।